नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली यूपी सीएम के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग। सुनो केजरीवाल, सुनो योगी कहकर एक दूसरे पर साधा निशाना। राज्यसभा में 8 बार कांग्रेस का नाम लेकर बरसे पीएम मोदी। संसद में चुन चुन कर बताया, देश में अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। राजधानी में स्कूल पहुंचे बच्चों ने जताई खुशी। ऑफलाइन स्कूल का महत्व भी बताया। दिल्ली में ममेरे और मसोरे भाई ने मिलकर युवक को मारी गोली। 10 घंटे के भीतर दोनों हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राजधानी में प्रिंटर से नकली नोट छापकर बाजार में चला रहे थे आरोपी। पुलिस ने फेक नोटों के साथ 2 लोगों को पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति चरम पर है और अब देश की सियासत के 2 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है और इस जंग में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है और देश की राजनीति के 2 बड़े चेहरों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच सोशल ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस भी कूद गई है और कहा है कि दोनों को जनता की कोई फिक्र नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहे या। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद 2 और ट्वीट के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा। अपने दूसरे ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं एक और ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि कैसे दिल्ली के बॉर्डर पर फंसे मजदूरों को योगी सरकार ने घरों तक पहुँचाने का इंतजाम किया। योगी आदित्यनाथ के इस तंज पर केजरीवाल भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी, आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही का विज्ञापन दे रहे थे। आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़े ट्विटर विवाद में कांग्रेस ने भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ने नूरा कश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के संसद में दिए बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने पीएम के उस बयान को झूठा करार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने लोगों को दिल्ली छोड़ने को कहा था। इसके बाद दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा, संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और सभी को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि अगर देश में कांग्रेस ना होती तो क्या कुछ बदला होता। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ बड़ी बातें। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। खड़गे जी, आपने भी 1 घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन। प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, 1 hour 6 minutes पद्धति नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है।
नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति, राजधानी दिल्ली के स्कूल और कॉलेज 7 फरवरी से खुल गए हैं और इस दौरान स्कूलों और कॉलेजेस में आने वाले बच्चों के चेहरे भी खुशी से लबरेज हैं। हमारे सहयोगी ने इस दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने बताया कि स्कूल में आने का क्या महत्व है। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच स्कूल और कॉलेज 7 फरवरी से फिर खुल गए हैं। राजधानी में अभी 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। लंबे वक्त बाद स्कूल पहुंचे स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। उनके चेहरों पर रौनक देखने को मिली। बच्चे स्कूल का वक्त एंजॉय करते नजर आए। क्लासरूम में पढ़ाई के बाद ग्राउंड्स में बच्चे खेलते हुए भी नजर आए और स्कूलों में काफी रौनक देखने को मिली। क्या नाम है आपका? आज स्कूल रीओपन हुए हैं। कोविड में जैसे स्कूल कभी खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, लेकिन आज स्कूल रीओपन हुए, तो क्या बोलना चाहते हैं आप? मेरा नाम आर्यन कपूर है और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल से हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल फिर से खुल गए, क्योंकि पहले तो बीच में खुलते थे, बंद होते थे, तो बहुत प्रॉब्लम थी। और मतलब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, पर मेरे हिसाब से अब स्कूल आके पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में आप? मैं 11वीं। अच्छा, जैसे आपकी जो 10th थी, जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो वो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम में तब्दील हो गए होंगे। तो लेकिन जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो एक था कि सेंटर पड़ता था बाहर, तो हम दूसरे स्कूल एक्सप्लोर भी करते रहे, वहाँ एग्ज़ाम होता था। तो क्या लग पा रहा है कि वो आपने मिस किया या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने में अच्छा लग पाया? मैंने उसको पूरा मिस किया कि एक ये भी होता है कि हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हम सेंटर में जाके पढ़े, तो 12th में भी हमको फ़ायदा होता है कि हम दूसरे सेंटर में जाएँ। तो मतलब जैसा भी जब 12th के आप बोर्ड देना चाहेंगे तो ऑनलाइन ही प्रेफर होगा आपका या फिर मतलब बाहर जाके? ऑफलाइन ही होता है, बाहर जाके। और क्या क्या मिस किया आपने अगर जैसे स्कूल की बात की जाए? एक तो पढ़ाई स्कूल की ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे दोस्त हम मिल नहीं पाते, और जैसे हम ग्राउंड में खेलते थे, गेम्स के पीरियड लगते थे, बहुत कुछ होता है। स्कूल में पहुंचा अधिकतर बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अपने दोस्तों से मिलकर काफी खुश नजर आए। स्कूल पहुंचे बच्चों ने ऑफलाइन स्कूल यानी स्कूल आकर पढ़ाए जाने को काफी बेहतर बताया है। बच्चे और बच्चों के अभिभावक स्कूलों के रीओपन होने पर बेहद खुश हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब स्कूल लगातार ओपन रहे और किसी भी तरह की महामारी लौटकर ना आए। क्या नाम है आपका? स्कूल रीओपन हुए हैं तो क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम प्रतिमा है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ, माउंट आबू पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। अब कोरोना के इतने टाइम बाद मतलब स्कूल खुले हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि टीचर्स हमें अब फेस टू फेस पढ़ा रही हैं। पहले ऑनलाइन में इतना अच्छे से हम पढ़ नहीं पाते थे, इतना अच्छे से समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं और अपने जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर पा रहे हैं। तो क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीन आने के बाद से अब ज़्यादा हमें सेफ्टी महसूस होती है, क्योंकि पहले ये इतना सेफ नहीं था, किसी को भी कोरोना होने का डर था, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो ज़्यादा अच्छा ही हो गया है और अब हम आसानी से स्कूल आ सकते हैं। हाँ, जैसे बच्चों को भी कुछ टाइम पहले ही वैक्सीन आई थी, तो पहले डर होता था, पहले भी स्कूल रीओपन हुए थे, लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनको एक डर था कि स्कूल जाएंगे तो कोरोना हो सकता है, लेकिन अब वैक्सीन है तो बच्चे वैक्सीन लगवा लिया तो जा पा रहे। आपने वैक्सीन लगवाई थी? जी, मैंने फर्स्ट डोज भी लगा लिया, सेकंड डोज भी लगा लिया। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? अब जैसे स्कूल आ रहे हैं तो जैसे स्कूल में क्या बोला गया कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनका आना है या फिर जो बिना वैक्सीन के उनका भी आना अनिवार्य है, तो कुछ बोल पाएंगे इस बारे में?
वो तो बच्चों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स है वो तो यही एनकरेज कर रहे हैं कि तुम वैक्सीन लगा कर आओ, well and good रहेगा वो। जी, क्योंकि वो वही अच्छा है, वो सबकी सेफ्टी इंश्योर करेगा, सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो सबकी सेफ्टी इंश्योर करेगा। तो हर कोई मतलब वैसे अगर सेकंड डोज नहीं लगी है तो ज़्यादातर बच्चों की फर्स्ट डोज तो लगी चुकी है, तो जनरली बच्चे डोज लगा कर ही आ रहे हैं, वैक्सीन करके ही आ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रखी है। मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, जैसे कोविड में बच्चों की काफ़ी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि बच्चों के लिए जो स्टडीज़ जो एक खराब हुई हैं, कुछ उसमें दिक्कत आई, तो क्या बोलना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऑफलाइन स्कूल ज़्यादा कर सकें ऑनलाइन के जगह, क्योंकि ऑनलाइन में सही से समझ नहीं आता और डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते, इतने अच्छे से हम एग्जामिनेशन भी सही से नहीं दे पाते। तो ऑफलाइन अगर हो सके और सही से, ताकि हम समझ सके, चीज़ को समझना होता है हमें, तो हम ताकि अच्छे से समझ सके और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सके और हम पढ़ाई में और भी ज़्यादा अच्छे कर सके। तो ऑफलाइन स्कूल अगर हो सके तो ज़्यादा बढ़िया है ऑनलाइन। सर ऑब्वियसली स्पोर्ट्स वाज अ मेजर मिसिंग फॉर मी, क्योंकि टेबल टेनिस हमेशा से खेलते आ रहे हैं। मैं 3rd क्लास से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ और अब 11th में हूँ, तो ये बहुत मेजर मिसिंग थी। 2 टेबल टेनिस एक इंडोर स्पोर्ट आप कह सकते हो, लेकिन घर पे आप देखोगे कि टेबल्स लगाने की इतनी स्पेस नहीं होती और आप प्लेयर्स भी इकट्ठे नहीं कर सकते। तो टेबल टेनिस वाज मेजर मिसिंग, और कॉम्पिटिशन्स भी नहीं हो रहे थे इस वजह से। जैसे जोनल्स भी नहीं हुए, मतलब जोनल्स अभी थोड़े टाइम पहले हुआ है और इंटर जोन्स 2 बार कैंसिल हो चुके हैं। तो अब फिर से हम कर रहे हैं ट्राई कि अब जैसे सिचुएशन कंट्रोल में है तो दोबारा से कॉम्पिटिशन हो और हम दोबारा से लाइक बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स का तो आपने बता दिया, और आपने क्या क्या मिस किया, क्योंकि घर पे तो लाइक टीचर्स वगैरह नहीं होती हैं, तो ऑफलाइन नहीं हो पाता, ऑनलाइन नहीं हो पाता है। तो मतलब आप ऑफलाइन को बढ़ावा देना चाहते हैं या ऑनलाइन को क्या बढ़ावा देना चाहते हैं? सर ऑब्वियसली ऑफलाइन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसे कि अगर मैं आपसे 3 एक मुख्य कारण पूछूं तो 3 मुख्य कारण आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? सर लर्निंग ज़्यादा होती है, आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है, आप डिसिप्लिन में भी रहते हो, और स्पोर्ट्स तो है ही। रोहिणी के निजी स्कूल में बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा जगह जगह पर अवेयरनेस के लिए टीमें बनाई गई थी, नोटिस लगाए गए हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है और सभी कमरों और ग्राउंड, बालकनी, टॉयलेट आदि को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि DDMA ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है, जिसे फॉलो करना अनिवार्य है। इसके अलावा वैक्सीन लिए बिना किसी भी टीचर या स्टाफ के लोगों को जॉब पर आने की अनुमति भी नहीं है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में ममेरे और मुसेरे भाई ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको दिखाते हैं कि इस हत्याकांड की वजह क्या है। दिल्ली के गाजीपुर में ममेरे और मौसेरे भाई ने मिलकर सुनील की हत्या कर दी। देर रात को दोनों ही युवक अपने कजिन के घर में घुसे और उसे गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों आकाश और विशाल को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्या की वजह कबूली है। सुनील अपने परिवार के साथ गाजीपुर थाना क्षेत्र के राजवीर कॉलोनी में रहता था। परिवार में पत्नी, 17 साल की बेटी और 16 साल का बेटा है। माँ और भाई भी साथ ही रहते हैं। सुनील का परिवार मकान के निचले फ्लोर में रहता है, जबकि भाई सुधीर पहली मंजिल पर, जिसने बताया है कि कैसे दोनों आरोपियों ने घर में घुसकर सुनील को गोली मारी और फरार हो गए। सर मेरा बड़ा भाई था, रात को सो रहा था, करीबन 1-1:30 बजे के करीबन मेरे मौसी के लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसने भाभी आवाज़ लगाई। मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद में उससे कहने लगी, आकाश तुम इतने लेट कैसे आए हो 1-1:30 बजे? तो वो कहने लगा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आया हूँ। वो अंदर जाने लगा। भाभी कहने लगी बाहर वाले कमरे में बैठ जाओ, कि नहीं मैं अंदर वाले कमरे में ही जाऊँगा। इतने में मेरी मम्मी भी जग गई। मम्मी ने देखा कि मेरे मामा का लड़का जिसका नाम विशाल है वो भी बाहर खड़ा हुआ था। तो मम्मी ने उनसे भी कहा कि तुम कैसे रात में घूम रहे हो, क्या हो गया, अंदर आकर बैठ जाओ। फिर अंदर जाकर आकाश बैठ गया, विशाल गैलरी में खड़ा रहा और मेरी मम्मी से कहा कि मौसी जी मुझे मौसा जी की फ़ोटो दिखा दीजिए, मुझे उनके पैर छूने बहुत याद आ रही है। मेरी भाभी से कह दिया कि मुझे प्यास लग रही है, पानी लेके आ जाओ। मेरी मम्मी और भाभी दोनों बाहर चले गए। इतने में मेरा भैया सोया हुआ था
उसके कानपट्टी पर गोली मार दी। क्या कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश? सर ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल घर आना जाना था, हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद में इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल आरोपी आकाश के पिता की 15 साल पहले छत गिरने से दबकर मौत हो गई थी, जिसके लिए वो सुनील के परिवार को जिम्मेदार मानता है। गाजीपुर थाने के दर्ज मर्डर केस में, जो कि कल रात को करीबन 1:30 बजे हुआ है, जिसमें कि हमारे विक्टिम हैं सुनील, जो कि 40 साल के हैं, और जो वारदात करने वाले हमारे अक्यूज जो हैं उनका नाम है आकाश और दूसरा नाम है विशाल। आकाश 22 साल के हैं और विशाल जो है इनके साथ मौजूद थे वारदात के समय, और दोनों आकाश और विशाल मृतक के रिलेटिव भी हैं, उनके फर्स्ट कजन्स हैं, और इन्होंने कल रात आकर इनके घर में, सुनील के घर में जो कि मृतक हैं, इनके ऊपर एक कट्टे से वार किया और गोली चलाकर इनका मर्डर कर दिया। और इसी विषय में हमने अपनी टीम्स बनाई और लेस देन 10 आवर्स में हम लोग ने दोनों को एप्रीहेंड कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सुनील की हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने 10 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं मामले में आगे की जांच भी जारी है। दिल्ली से सचिन बिल्डान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते और आपकी जेब में कुछ कैश पड़ा है तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। जी हाँ, हो सकता है कि वो नोट नकली हो। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो प्रिंटर के माध्यम से नकली नोट छापकर दिल्ली में चलाने का काम करते थे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और कोई आपको 100 से लेकर 2000 के नोट देता है तो सावधान हो जाएं। वो नोट नकली भी हो सकता है। शाहदरा जिला की जगतपुरी थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का भंडाफोड़ किया है जो नकली नोट छापने के गोरख धंधे में शामिल थे। गैंग के लोगों ने प्रिंटर के जरिए 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट छापे और बाजार में चलाने की फिराक में थे। पुलिस ने गिरोह में शामिल 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही नकली नोट और नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर भी बरामद किया है। शाहदरा जिला के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान विश्वास नगर निवासी राहुल शर्मा और जोधपुरी निवासी प्रहलाद कपूर के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया है कि जगतपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके का रहने वाला एक युवक नकली नोट इस्तेमाल कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने उसे दबोचा और उसके पास से 500 और 200 के नकली नोट बरामद हुए। आरोपी की पहचान राहुल शर्मा के तौर पर हुई। राहुल शर्मा ने पूछताछ में बताया कि वो अपने साथी प्रहलाद कपूर के साथ मिलकर प्रिंटिंग मशीन से नकली नोट छापता है और उसे बाजार में चला देता है। पुलिस ने राहुल शर्मा की निशानदेही पर प्रहलाद कपूर के घर पर छापा मारा, जहां पर कई नकली भारतीय नोट और नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि राहुल शर्मा साल 2014 में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई छोड़कर जोमेटो और स्विगी के साथ जुड़कर किचन चलाता था, जबकि प्रहलाद कपूर के पिता BUMS डॉक्टर हैं। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस की पूछताछ भी जारी है ताकि इनसे जुड़े बाकी लोगों का पता लगाया जा सके। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।